बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। अमूमन हम आपके लिए स्टूडियो से शोज़ लेकर आते हैं, लेकिन हमारा जी स्पोर्ट्स का ये दावा भी है और ये आपसे वादा भी है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि C10 हनीफ मोहम्मद साहब लिटिल मास्टर साहब की रिहाइशगाह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आज वो दिन है कि जब 11 अगस्त 2016 को लिटिल मास्टर लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब खालिक हकीकी से जाम मिले और वो शख्स जो 499 रन पर नॉट आउट था, आज वो आउट हुआ और खालिक हकीकी से वो जाम मिले। और हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। इस वक्त हम C10 लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा भी रहे होंगे तो इस वक्त यहाँ पे अवाम की एक बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पे जो बरसी मनाई जा रही है हनीफ मोहम्मद साहब की, इस बरसी के लिए खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हनीफ मोहम्मद साहब को यहाँ पे मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं जो लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब को आज तक नहीं भूलें। लेकिन इस बरसी का जो इंतज़ाम किया वो उनके साहबजादे टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब ने किया और यहाँ पे बड़े बड़े अमायदीन है शहर और बड़े बड़े यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं कि जो हनीफ मोहम्मद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि आज भी हम हनीफ मोहम्मद साहब को भूले नहीं हैं। आज इस तकरीब बरसी में मौजूद हैं और इस बरसी को पूरे जो है वो एहतमाम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। हनीफ मोहम्मद साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर हम जाएंगे, शोएब मोहम्मद साहब और उनकी फैमिली के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे और साथ साथ बाकी यहाँ पर जो लोग हैं और यहाँ पर जो बाकी असहाब हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो काफ़ी आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और शोएब मोहम्मद साहब के साथ यहाँ पर आज इस दिन को मना रहे हैं कि जहाँ पर आज हनीफ मोहम्मद साहब की हम ये 10वीं बरसी है कि जिसको आज हम मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और फिर मैं कहूँगा कि लोगों की जो मोहब्बत है आज भी मोहम्मद फैमिली के साथ मौजूद है। हनीफ मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर हैं, 337 रन की इनिंग उनकी वेस्ट इंडीज़ में जो खेली गई वो आज भी लोगों के अज़हान में मौजूद है। वो आज भी रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत है। इसके साथ साथ 499 रन की जो इनिंग थी वो भी लोगों के जहनों में मौजूद है। और यही वजह है कि आज इस जगह पे बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं और इन स्टार्स के साथ जो है वो हम इस हनीफ मोहम्मद साहब की यादों को हम शेयर भी करेंगे। हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे उन लोगों के साथ कि जिनका हनीफ मोहम्मद साहब के साथ बड़ा गहरा और बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी रहा है और क्या उनकी जो मालूमात हैं, क्या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्या उनकी जो मेमोरीज़ हैं हनीफ मोहम्मद साहब के साथ, वो भी आज जी स्पोर्ट्स की तवज्जुह से हम आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त आप देख रहे होंगे शोएब मोहम्मद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। शोएब मोहम्मद साहब से भी मुलाकात करते हैं और शोएब मोहम्मद साहब से ज़रा जानते हैं आज की इस दिन के हवाले से कि आज 10 साल हो गए हनीफ मोहम्मद साहब को हमसे जुदा हुए और शोएब मोहम्मद साहब जिस तरह क्रीज़ के ऊपर और इस तरह पिच पे जो है वो रुकने के हवाले से मशहूर थे, अपने पैशंस के हवाले से मशहूर थे। ये वो फ़र्जंद हैं कि जो पाकिस्तान के ना सिर्फ रिकॉर्ड साज प्लेयर भी हैं बल्कि 11 अगस्त 2016 से आज हम 11 अगस्त 2026 में मौजूद हैं। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब शोएब मोहम्मद साहब ने हनीफ मोहम्मद साहब की कब्र पर हाज़िरी ना दी हो और एक सादतमंद फ़र्जंद होने का फ़र्ज़ ना निभाया हो। सबसे पहले तो शोएब भाई आज 10 साल हो चुके हैं हनीफ मोहम्मद साहब को हमसे जुदा हुए, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि जैसे कल की सी बात है। एज़ ए सन और लेजेंडरी फादर के सन होने के नाते आपकी क्या फीलिंग है? पहले तो बहुत प्राउड फीलिंग है कि हनीफ मोहम्मद साहब जैसे ग्रेट पर्सनालिटी, इतना बड़ा नाम और व्हाट अ ह्यूमन बीइंग। आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ दैट ही वाज माय फादर। और ये शो करता है आप सब की मोहब्बत है, आप सब लोग आए हुए हैं। इट शोज़ के उनके लिए जो लव है, नॉट ओनली इट वाज देयर येस्टरडे बट टिल डेट एंड इज़ गोना कैरी अलॉन्ग इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वो उनकी अच्छी नेचर, उनकी परफॉर्मेंसेस और ये तमाम चीज़ों की वजह से है जिसका अल्लाह का बहुत करम है कि आज भी उनसे लोग इसी तरह प्यार करते हैं। और इस्लाहुद्दीन, जहांगीर खान, जावेद मियाँदा साहब, मुश्ताक मोहम्मद साहब, इन सब के मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकता। जो उनकी सर्विसेज फॉर द कंट्री है एब्सोल्युटली सेकंड टू नन रही हैं। और उनका नेचर बहुत ही जेंटल पर्सन और वेरी हम्बल। और जो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ फॉर इट।
अच्छा शोएब मोहम्मद साहब, आज जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि 11 अगस्त 2016 को लेजेंड हनीफ मोहम्मद साहब हमसे जुदा हुए, आज 10 साल हो गए हैं और आपने कोई एक ऐसा दिन नहीं जो है वो ऐसा रहा कि जब आपने उनकी कब्र पे हाजिरी ना दी हो, तो अभी भी आप फील करते हैं कि वो आपके साथ मौजूद हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त आपके साथ मौजूद है? इसमें कोई शक नहीं कि पूरे 10 साल में, बल्कि 10 साल में जितने दिन होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैं जा चुका हूँ। बाद दफ़ा तो एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा बस जाना होता था। तो मेरा मतलब है कि वो जब तक मैं जाऊँ नहीं तो वो उनका एक तरह से जो उन्होंने हमारे लिए बचपन से लेके बड़े होने तक और अभी भी शायद ये उन्हीं की वजह से ये सारी आसानियाँ और अल्लाह का करम है कि ये कंफर्ट ज़ोन है और उनकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर जो भी रिकॉर्ड्स मेरे हिस्से में आए, प्रॉब्ली शायद पूरे और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स इस छत के नीचे जो आप जहाँ खड़े हैं पूरी दुनिया में शायद ना हो। शोएब मोहम्मद साहब, जिस तरह हनीफ मोहम्मद साहब का एक ऑरा रहा है, उनको उनके बाद कई लिटिल मास्टर आए, लेकिन जो जेन्युइन ओरिजिनल लिटिल मास्टर हैं वो हनीफ मोहम्मद साहब हैं। आपके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा रहा, कितना कैरियर में कितने साल से आपको आसानियाँ हुई या मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ा? नहीं, मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ा और लेकिन वो मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि जितना लोग ऑपोजिशन में आते थे उतना मुझे एक टफ नट टू क्रैक वाली बात है कि वो मुझ में वो फीलिंग डेवलप होती चली गई कि जितने मेरे लोग खिलाफ हैं, पूरा पूरा साल अगेंस्ट लिखना और टीम मेंबर्स, बोर्ड और अंपायर्स और ये तमाम चीज़ें ख़िलाफ़ होती थी और लेकिन तो उससे मुझे ये हुआ कि मुझे उसके अगेंस्ट जाना है, उस लहर के अगेंस्ट तैरना है और वो इवेंचुअली वो जब कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो गई तो वो सारे सब लोग फिर मेरे साथ ही हो गए और कंफर्ट जोन में आ गए। तो उनसे बेतहाशा जो चीज़ें सीखी और जो उन्होंने हमारे को बताई टाइम टू टाइम, फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम, नेट्स में रात के किसी मौके के ऊपर जब जो बात याद आई या जो मेरी गलतियां होती थी वो हाईलाइट ज़रूर किया करते थे और वो मुझे जो हेल्प करी तो ये सारे रिकॉर्ड्स आए मेरे हिस्से में, वरना मैं समझता हूँ कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। अच्छा, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि शोएब भाई ने हमेशा शोएब मोहम्मद के नाम से क्रिकेट खेली, लेकिन चूंकि मैं ग्रास रूट का डोमेस्टिक का एंकर हूँ तो एक दो सीज़न आपने शोएब हनीफ के नाम से भी खेले। उसके बाद शोएब हनीफ की तरफ क्यों आए और फिर वापस शोएब मोहम्मद क्यों बने? नहीं, पहले ही शुएब हनीफ ही स्कूल में नाम था, लेकिन फिर किसी ने कहा कि बिल्कुल वो स्टार्टअप था मेरा, तो उसमें शायद परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं आ रही थी, तो किसी ने कहा कि नहीं, शुएब के साथ मोहम्मद का नाम आना चाहिए और उससे इसको और बूस्ट मिलेगा और नेचुरली क्या ही इसमें कोई शक ही नहीं था कि पाकिस्तान में ये पूरी दुनिया में मोहम्मद का नाम और फिर मोहम्मद फैमिली का नाम जब अटैच हो जाए तो वो फिर अल्लाह ने वो उसका ख़ास करम फरमाया हमारी फैमिली पे भी, मुझ पे भी, शेज़र पे भी, वो भी डबल सेंचुरी मेकर बना। तो ये सब अल्लाह का बेताशा करम रहा थ्रू आउट। अच्छा शोएब भाई, अब आप जब आप खेलते रहे, यकीनी तौर पे आपको सॉरी टू से सिफारिशी या पर्ची का भी टैग आपको मिला होगा। कितना प्रेशर रहा उससे आपके ऊपर? एक तो हनीफ मोहम्मद साहब का बेटा होना और फिर इस टैग के साथ खेलना के शायद आपको एक्स्ट्रा फेवर दिया जा रहा है। नहीं, वो शुरू में ऐसी बिल्कुल ये चीज़ फेस में करता रहा और वही चीज़ शेज़र के साथ भी डेफिनेटली उसने भी फेस की, लेकिन अभी बात यह है कि जिस वक्त मेरे ख़िलाफ़ जब लोग आते गए तो मुझे सपोर्ट हनीफ साहब का था, सपोर्ट इन द सेंस कि येस आई कैन डू इट, और मैं उसको काउंटर करने की जो एबिलिटी नेचुरली हर एक में शुरू में कम होती है, बाद में वो बढ़ती है, तो वो चीज़ मुझे और टफन अप किया और बल्कि मदर तो कहती थी कि धूप में काला रंग हो जाएगा, इसको ना खेलने दो, और हर वक्त खेलता रहता है दोपहर की धूप में। लेकिन ये है कि उन्होंने कभी, बल्कि एक सज़ा जब मुझे एक लाइफ में उन्होंने सज़ा दी और वो कहा कि धूप में जाके खड़े हो जाओ, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो भी एक तरह से वो ट्रेनिंग का हिस्सा था
जो जो उस वक्त तो नहीं समझ आई, लेकिन बाद में समझ आई। अच्छा खेल कर आउट हो जाना एक नॉर्मल बच्चे के लिए तारीफ मिलती है घर में। जब आप रन्स करके आते थे और कभी 70 किए, कभी 80 किए, 100 नहीं हुए, तो हनीफ साहब खुश होते थे या और आपको और कहते थे कि और मोटिवेट करते थे और डांटते थे? नहीं, डेफिनेटली वो उनका यही कहना होता था कि अच्छा तो ज़रूर खेले, लेकिन तुम इससे और बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे। तो वो चीज़ ताकि मैं किसी एक नॉर्मल स्कोर के ऊपर सेटिस्फैक्शन मेरी ना हो, और क्यों ना कि ये इससे कि तुम्हारे में एबिलिटी ज़्यादा है, तुम ट्रेनिंग ज़्यादा किया करो। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि बाज़ दफ़ा तुम अगर थक जाते हो तो फिर गलत शॉट खेलने पे मजबूर हो जाते हो। तो वो चीज़ डेफिनेटली उनका ज़रूर कहना होता था इस। अच्छा शिव भाई, बहुत कम लोग शायद ये बात भी जानते होंगे कि हनीफ मोहम्मद साहब के पास एक ये आर्ट भी था कि वो राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से ना सिर्फ थ्रो कर लेते थे बल्कि बॉलिंग भी करते थे। बॉलिंग की एबिलिटीज़ भी आप में अच्छी खासी थी और मुझे याद है आपने वेविन रिचर्ड को भी आउट किया हुआ है। 3 दफ़ा। 3 दफ़ा आपने आउट किया हुआ है वेविन रिचर्ड को भी। बल्कि चार, लेकिन एक आपको दफ़ा लगता है एज ए बॉलर आपसे ज़्यादा काम नहीं लिया गया? नहीं, मुझे बॉलिंग का हमेशा बहुत शौक ज़्यादा था, और नेट में मेरी कोशिश होती थी कि मैं अच्छे प्लेयरों के अगेंस्ट बॉलिंग करूं, और नेचुरली जब अच्छे प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं तो सब लोगों की आंखें वहाँ होती हैं, कैप्टन की भी, मैनेजर, कोच वगैरह, सीनियर प्लेयर्स। तो उनको उनके अगेंस्ट अगर अच्छी बॉलिंग आप कर रहे हो या उनको आउट करते हुए आप नज़र आएँ तो आप एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट हो जाते हैं कि जब चेंज ऑफ एंड किसी मेन बॉलर को कराना हो तो जी एक ओवर इसको दे दिया। तो मैं मेरे ख्याल 7-8 दफ़ा या 10 दफ़ा में कोई 5 या 7-8 टाइम्स ऐसा हुआ है कि वेरी फर्स्ट ओवर में ही मुझे विकेट मिली। टेस्ट मैच में भी जो मेरी वेंगसरकर की फर्स्ट विकेट थी वो भी फर्स्ट ओवर में मिली। तो मेरा मतलब है कि विव रिचर्ड 3 दफ़ा, जैसे मैंने बताया कि वो आउट हुए, इस तरह। तो ये चीज़ें आप का पैशन होना चाहिए, और जो मुझ में बहुत ज़्यादा था बॉलिंग का, मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि मैं ज़्यादा बॉलिंग करूं, और लेकिन ये है कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्टीव वॉ, एलन लैम्ब, वेंगसरकर, मानामा और इस तरह के सारे दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स को आउट करने का मौका मिला, तो ये एक तरह से थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन है। तो शिव भाई, ओरिजिनल लिटिल मास्टर, जैन द लिटिल मास्टर, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब को लिटिल मास्टर का खिताब मिला, फिर सचिन तेंदुलकर को मिला। कुछ सुनील गावस्कर साहब के साथ अगर हनीफ साहब की कोई यादों की कोई मेमोरीज़ हों, तेंदुलकर के साथ कोई यादों की मेमोरीज़ हों? बिल्कुल, गावस्कर साहब हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से डैडी से जब भी मिला करते थे हनीफ साहब कहा करते थे, हनीफ साहब। और उन्होंने आर्टिकल भी लिखा, और उनकी डेथ पे मैसेजेस भी छोड़े, और उन्होंने जिस तरह उनकी तारीफ़ की, प्रॉब्ली शायद ही कोई उस तरह उन अल्फाजों में उस वेटेज के साथ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज कोर हार्ट, वहाँ से उनकी वो बातें जो बहुत टची होती थी। और वो कहते थे हनीफ साहब वाज द ओरिजिनल लिटिल मास्टर। तो ये उनकी ग्रेटनेस है, और उनके कोच गावस्कर साहब को खुद कहते थे कि जाके हनीफ की बैटिंग देखो जब वो खेल रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कि उनके हनीफ साहब के लिए उनकी क्या इज़्ज़त थी। अक्सर जहाँ भी ग्राउंड्स पे या फ़ोन पे कभी बात होती थी तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता था बिटवीन द टू, और एक दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को उसी स्टैचर के ऊपर ला के बात किया करते थे। बिल्कुल ठीक है। और आपने हमेशा सुना होगा कि खई के पान बनारस वाला, लेकिन एक लिटिल मास्टर ने दूसरे लिटिल मास्टर के पान की भी तारीफ़ की है। सुनील गावस्कर साहब ने हनीफ मोहम्मद साहब के हाथ के बनाए हुए पान की भी बड़ी तारीफ़ की थी। अब नहीं, डैडी को वो उस चीज़ का शौक था, तो लखनवी स्टाइल की एक उनके पोटली शायद अभी भी आपके यहाँ पानदान सेट है। हाँ, वो उनकी यादें बिल्कुल हमारे साथ बहुत सी हैं, उसमें से एक ये भी है। लेकिन ये है कि गावस्कर साहब ने बिल्कुल वो टेस्ट भी ज़रूर किया उनका। राइट, शोएब मोहम्मद साहब के साथ हम उन यादों को शेयर कर रहे हैं, गुफ्तगू भी करेंगे शोएब मोहम्मद साहब के साथ। इस वक्त गवर्नर साहब की भी आमद हो चुकी है और गवर्नर साहब जो है वो हनीफ मोहम्मद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज के दिन हनीफ मोहम्मद साहब को याद करने के लिए इस वक्त तशरीफ़ फरमा भी हो चुके हैं। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गवर्नर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है शोएब मोहम्मद साहब के लिए आज के दिन की मुनासबत से, उस पर भी बात करेंगे। और मज़ीद जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़, डिग्नेटरीज़ मौजूद हैं, हमायदीन शहर मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गवर्नर सिंध जनाब निहाल हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद थे। आज हनीफ मोहम्मद साहब की यादों को सेलिब्रेट करने के लिए, आज के दिन की मुनासबत से उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है, मोहम्मद फैमिली के हवाले से कुछ बातें भी की है। उन्होंने क्या बातें की हैं पहले आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर शुएब मोहम्मद साहब से मजीद बात भी करते हैं। जिस तरह गवर्नर साहब, जिस तरह बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, सफारती महाज पे कामयाबी हासिल की, 14 अगस्त के मौजू पे क्या कहेंगे? 14 अगस्त में ये हमें याद दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे शोधा ने, हमारे अकाबरीन ने आज का दिन आपकी कामयाबियों के लिए पाकिस्तान को कायम किया था, ताकि आप दुनिया में फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके कहें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हनीफ मोहम्मद साहब की अकेडमी के लिए क्या करें? इंशाल्लाह मैं आपकी ये जो आपका मुतालबा है, आपकी ख्वाहिश है, ये कंसर्न लोगों तक पहुँचाऊँगा और यकीन रखे होगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू से नहीं, गवर्नर सिंध जनाब निहाल हाशमी साहब की मोहम्मद फैमिली को उन्होंने खिदमात को बड़ा खराज तहसीन पेश किया। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट भी उन्होंने सिर्फ पेश किया, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को एक खराज तहसीन पेश किया गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब ने। सबसे बड़ी बात, गवर्नर साहब ने खुद दुआ पढ़ी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत दुआ थी। और फिर साथ साथ डैडी की जो सर्विसेज, मोहम्मद फैमिली की सर्विसेज को सराहा उन्होंने। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाए, पूरी दुनिया में जितना बड़ा नाम अल्लाह ने दिया, वो उसी तरह उसको पुश कर वो सारे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। तो और फिर आखिर में एकेडमी के लिए भी उन्होंने कहा मैं इसको पूरा आखिर तक लेके जाऊंगा और ज़रूर इंशाल्लाह ये मिलेगी हनीफ मोहम्मद साहब के नाम पे ये एकेडमी। और वो डिज़र्व भी करते हैं। इतना दुनिया में नाम, जैसे मैंने कहा, इतने बड़े रिकॉर्ड्स, और वो तो पाकिस्तान में तो किसी के पास है ही नहीं। और पाकिस्तान का झंडे को पहचान में जब नहीं आता था, वो दुनिया समझती थी कि इंडिया का एक हिस्सा है। तो जब पता चला इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से कि नहीं जी, पाकिस्तान एक दूसरी एंटिटी है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे लोगों ने, बच्चों ने, उसके बाद ये क्रिकेट यहाँ ज़्यादा पाकिस्तान में खेल शुरू हुआ। तो ये तमाम चीज़ें, और तो गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि एक इतनी बड़ी सर्विसेज जो कि एब्सोल्युटली सेकंड टू नन है, उसके बावजूद कोई एक ग्राउंड का अभी तक नहीं कर सकें। 2-2 मैचेस खेलने वाले प्लेयरों के पास ग्राउंड है, ऐसा कहाँ दुनिया में होता है। तो आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर सोचें। और गवर्नर साहब की बड़ी मेहरबानी, जो उन्होंने कहा है, आई एम श्योर वो आगे है इस केस को पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इससे कि बहुत सिंसेरिटी के साथ हम लोग क्रिकेट खेले हैं और दुनिया में नाम कमाया है। तो ऐसे नहीं ये चीज़ मिल जाती, गोली की तरह ही बॉल निकलता है, लोगों के सर पे गेंद लगती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये दिस इज़ नो लेस देन dangerous game. At the same time, it had brought us to the highest level in world cricket. बिल्कुल सही। और ज़ख्मी की जहाँ तक बात की है, हनीफ मोहम्मद साहब जब इंडिया खेलने के लिए गए तो उनका हाथ भी ब्लेड से दानिस्ता तौर पे काटा गया कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ना दे सकें। तो इस फैमिली ने ना सिर्फ अपना पसीना पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपना खून भी बहा है। और ये फैमिली डिज़र्व करती है कि हनीफ मोहम्मद साहब की अकेडमी के नाम से जो है वो एक अकेडमी जो है वो यहाँ पे दुरुस्त तरीके से एस्टेब्लिश की जाए। ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग जो सिर्फ रॉयल्टीज़ के लिए होता है, और शायद किसी पाकिस्तानी के लिए आज तक हाफ मास्ट नहीं किया, इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग को भी हाफ मास्ट किया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या नेचर होगा, क्या स्टेचर होगा इनके नाम का दुनिया की नज़रों में। और पाकिस्तान के अंदर ये एक अभी तक वॉइड नज़र आया, लेकिन आई एम श्योर इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाएगा। और लता मंगेशकर के साथ भी बड़ी यादें हैं। बिल्कुल, वो खुद हमारे जब डैडी से मिलने आई, जैसे कि उनके पाँव के नाखून जो है वो ख़राब हो गए थे, निकाल दिए थे डॉक्टर ने। तो हमारी दादी भी वहाँ थी इंडिया में। तो बॉम्बे में वो आई, नॉक हुआ, एक खातून वाइट साड़ी में खड़ी थी, जो जैसे डैडी ने बताया। और लता जी ने आके हनीफ साहब का पूछा। फिर हमारी दादी को, इसलिए कि डैडी तो जा नहीं सकते थे, तो हमारी दादी को स्टूडियो ले गई और रफ़ी साहब के साथ एक बहुत डुएट, दुनिया का मशहूर वेरी फेमस सॉन्ग 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, वो गाना रिकॉर्ड हुआ। उस स्टूडियो, उस ग्लास रूम के अंदर हमारी दादी बैठी हुई थी। तो ये स्ट्रेचर था मोहम्मद फैमिली का। डैडी ने वो दुनिया में नाम कमाया है। कहाँ इतने बड़े बड़े लोग और इतने बड़े मुल्क
उनको सराहते हैं, तो ये अल्लाह का बेतहाशा करम है। अच्छा शोएब मोहम्मद साहब, आखिरी आपसे सवाल है कि जी टीवी शायद वो वाहिद स्पोर्ट्स शो होगा और वाहिद चैनल होगा, जी स्पोर्ट्स वाहिद स्पोर्ट्स शो होगा और जी टीवी वाहिद चैनल होगा जो सालगिरह पे भी हनीफ मोहम्मद साहब को याद रखते हैं। 499 रन की जब इनिंग खेली थी, हम उस पिच पे आपके साथ मौजूद थे जिस मिट्टी पे उन्होंने 499 रन की इनिंग खेली थी। तो जी टीवी हमेशा, जी स्पोर्ट्स हमेशा मोहम्मद फैमिली को याद रखता है। इसमें कोई शक ही नहीं कि आप लोग जीटीवी का जो सर्विसेज हैं, स्पेशली फॉर मोहम्मद फैली एंड स्पेशली हनीफ मोहम्मद साहब के लिए, इट हैड बीन एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। और जितना भी मैं जी टीवी का थैंक यू करूं वो कम ही होगा। और उन्होंने कोई मौका ऐसा नहीं हाथ से जाने दिया कि जहां हनीफ साहब का नाम हो और उसको बेतहाशा स्काई रॉकेटिंग हाई पोजीशन ना दी गई हो, वो उनके बारे में वो चीज़ें ना बताई गई हों। ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई चीज़ दुनिया में हुई है तो जी टीवी ने ज़रूर हाईलाइट किया है, स्पेशली हनीफ मोहम्मद साहब। और आपसे मोहब्बत की एक और भी वजह है कि इतनी हमांगी है कि हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, आपके फादर और हनीफ मोहम्मद साहब, इनके फादर एक साथ हॉस्पिटलाइज रहे। 11 तारीख को आज हनीफ मोहम्मद साहब की बरसी है, 12 तारीख को इनके वालिद का इंतकाल, वो साथ साथ ही एडमिट भी रहे और साथ साथ ही डेथ भी हुई। अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, हनीफ साहब के लिए भी आसानी पैदा फरमाए और जन्नत नसीब फरमाए। मैं जैसे आपने बताया, पूरा आज हाईलाइट किया कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता इन 10 साल में कि कब्रिस्तान जाके मैं दुआ ना पढ़ूँ, सूरह मुल्क ना पढ़ूँ डेली उनके लिए, अयान के लिए। तो ये ऐसा पिछले इतने सालों में तो नहीं हो। अल्लाह पाक वो दुआएं कबूल फरमाए जो उनके लिए और शायद 220-25 लोगों के लिए, और मैं नाम लेके डेली दुआ जो करता हूँ, अल्लाह पाक सबके लिए मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता। थैंक यू सो मच शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त मुझे मोहम्मद फैमिली के एक और ऐसे सपूत ने ज्वाइन किया है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर की है और पाकिस्तान के लिए इस फैमिली की बड़ी खिदमत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको जो है वो खेलने का मौका जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं मिल सका। शहज़र, सबसे पहले तो जितना मुझे मालूम है हनीफ मोहम्मद साहब बड़ा आपको प्यार करते थे, बड़ा आपके क्लोज थे, और जब हमने ईद पे एक शो किया था एक चैनल के लिए, उसमें बड़ी शफ़क़त के साथ वो आपसे बात कर रहे थे। उनका वो लास्ट इंटरव्यू भी था। क्या यादें हैं आपकी अपने ग्रैंडफादर के लिए? दादा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। दादा के साथ जब मैं छोटा था, 8 साल का बच्चा था, चाहे मैं सीसीपी जाता था, चाहे हम लोग इंग्लैंड में होते थे, कोशिश यही थी कि हर टाइम उनके साथ गुजारूं। वो हर चीज़ उनसे शेयर करता था। उनका हमेशा मेरे से एक ही मैसेज था कि फ्री माइंडेड रहो, खुश रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और अब मैं एवरीडे कोशिश यही कर रहा हूँ कि उसी मैसेज पे जीऊँ कि कभी भी आपने होप लूज़ नहीं करनी है, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है और अपना बेस्ट वर्जन जीना है। अच्छा शहज़र, बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर आप हैं, मैं तो कहूँगा थे नहीं बल्कि हैं, लेकिन काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादतियाँ शोएब मोहम्मद साहब के साथ भी हुई और आपके साथ भी हुई। ज़्यादा अफसोस उनको शोएब मोहम्मद साहब का साथ इंजस्टिस का था या आपके साथ जो हुआ वो अफसोस था? अफसोस तो था कि मतलब कि नेचुरली मैं यहाँ पे आके पाकिस्तान में क्रिकेट ही खेलना चाहता था और कंटिन्यू द फैमिली लेगेसी ही करनी थी। तो लगे जब परफॉर्मेंसेज होती थी उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत ज़्यादती होती थी वो मुश्किल ही होता था हैंडल एज ए फैमिली। लेकिन दादा का हमेशा से मैसेज यही होता था कि कीप परफॉर्मिंग, कीप ट्राइंग टू प्ले, कीप ट्राइंग टू बी बेटर। तो उसी चीज़ में हमारा फोकस था। अब डैड के साथ जो हुआ वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं था और मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जो मेहनत कभी भी आपकी कहीं ज़ाया नहीं होती, दादा हमेशा ये कहते थे। और उसमें ये था कि जो आप कर रहे हो मेहनत, उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और अल्लाह का शुक्र है, रिगार्डलेस आई एम ब्लेस्ड। ऑलराइट, और ये मैं कोई इनके सामने नहीं बात कर रहा हूँ बल्कि मुझे शहज़र की वो एक इनिंग याद है, कराची में मैच था, मैं खुद कमेंट्री पे था, खुर्रम और शहज़र दोनों ने जो है वो कराची के लिए इनिंग खेली और इन्होंने शायद 77+ रन की इनिंग खेली। ज़बरदस्त इनिंग थी, सेंचुरी को उन्होंने वहाँ पे मिस किया। लेकिन इक्वली जो है वो जिस तरह अपनी लेगेसी को ख़ानदान के लेके आगे चल रहे थे, मौक़े उस तरह से नहीं मिल सके। और माशाल्लाह फिजिकल फिटनेस के हवाले से शहज़र मोहम्मद सिर्फ कराची का ही नहीं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। किंग्समैन हैदराबाद की टीम के साथ भी एसोसिएट थे और भी दीगर फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट होते हैं। फ़िटनेस इस वक्त बड़ी बात हो रही है। कुछ ये कहते हैं कि फ़िटनेस ज़रूरी नहीं है, जो है रन परफॉर्मेंस ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक? नहीं सर, जब फिटनेस होगी तो आप फिर बैक टू बैक बड़ी परफॉर्मेंसेस कर सकते हो। होता ये है कि लोग पाकिस्तान में टैलेंटेड हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस एक आधी हो जाती है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहती परफॉर्मेंस। तो
तो जो आप दूसरे प्लेयरों को दूसरे कंट्रीज़ के देखते हैं, अब वो उनके रिकॉर्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट, ड्यूरिंग अ सीज़न, उनकी फिटनेस और उनकी मेंटल टफनेस इतनी अच्छी होती है कि वो प्रोलॉन्ग कर पाते हैं। बड़े मैच में भी बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं। रिजीम चेंज होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फिटनेस का ऊपर नीचे होते जाते हैं, लेकिन अब इतनी क्रिकेट हो गई है, अगर आपके पास कमर में जान नहीं होगी, अगर आपको मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं होने वाली। आप समझते हैं पैरामीटर्स अलग हैं कि किसी के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं फिटनेस के और किसी के लिए कुछ हैं? दैट्स ट्रू, होता है, लेकिन ये कभी भी अभी से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है, हमेशा से ये है कि एवरीबॉडी डजंट हैव द सेम रेस। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? नहीं, बहुत मैं दादा को मिस कर रहा हूँ आज, बहुत यादें आ रही हैं आज यहाँ पे वापस आते हुए। बस यही था मैसेज कि उनकी लाइफ और उनके जो उनसे जो भी सीखा है बस उसको वैसे तरीके से कंटिन्यू करते जाओ और उनका नाम रोशन करते जाओ। थैंक यू सो मच। शहज़र मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया मिसेस शुएब मोहम्मद ने, और कहते हैं ना कि बहुएं जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं अपने लॉस के बारे में और वो ज़्यादा सच बोलती हैं। तो अभी तक हमने एज ए क्रिकेटर जो है वो हनीफ मोहम्मद साहब को डिस्कस किया, एज ए फादर इन लॉ हनीफ मोहम्मद साहब को कैसा पाया भाभी ने, उनसे ज़रा जानते हैं आज के इस दिन की मुनासबत से। भाभी कैसा पाया आपने हनीफ मोहम्मद साहब को एज ए फादर इन लॉ? बहुत ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतनी मेरे साथ उनका इस तरह का था कि लाइक फादर से भी बढ़कर फाइनेंशियली भी तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एंड सेकेंडली उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं कि कोई चीज़ हमने डिमांड की, खाना बाहर से मंगा रहे हैं, कुछ भी खाना है, या कोई चीज़ होती थी या कहीं एग्जीबिशंस लगती होती थी, मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है वो बाप से भी बढ़कर करते थे। मेरे भी वालिद हैं ज़िंदा, अल्लाह उनको वो ज़िंदगी दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे हनी दादा को। बट ये है कि बहुत ग्रेट, इतने ज़्यादा अच्छे माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। ईदी वगैरह आपको अच्छी देते थे? अरे ईदी तो क्यों याद दिलाई, अभी फिर थोड़े दिन में ईद आएगी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह किसी एक को, इवन बच्चों को, शुएब को, मुझे सेम शेयरिंग जो भी होती थी, तो ऐसा नहीं कि बेटे को फ़र्क दे रहे हैं तो मुझे फ़र्क होगी, बच्चों को तो नहीं, सेम माशाल्लाह से। और वो बहुत ज़्यादा उनकी याद आपने अभी कहा कि आपकी दोस्ती थी, तो जब आपकी और शुएब भाई की हो जाती है मिस्टर एंड मिसेस में कभी कभी, तो जब हो जाती थी किसकी साइड लेते थे? मेरी साइड, शुएब की थोड़ी वो उसको, लेकिन शुएब से ज़ाहिर है उनको प्यार बहुत है, मैं लिंकअप मेरा उनसे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, और इस तरह की कोई होती नहीं थी, बस वो छोटी छोटी बाज़ दफ़ा तो हम जान के करते थे उनको चेक करने के लिए कि ये क्या करते हैं, तो वो मुझे ही सपोर्ट करते होते थे माशाल्लाह। लेकिन ये है कि कितना मिस करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप का साया घर में ना हो, आप जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर बाप का साया घर में ना हो तो बड़ी कमी सी महसूस होती है। मैं उनको इतना मिस करती हूँ कि मैं उसको नंबर नहीं दे सकती, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि ये क्वांटिटी या इतना, इसलिए क्योंकि एवरी सिंगल टाइम हमें उनकी याद आ रही होती है। जैसे कहीं बाज़ार जा रहे हैं, कोई घर में आया है, कोई कार है, पेट्रोल, कुछ भी, मतलब वो कहते हैं ना तुम्हारे बाप का ये, तो वो उनके साथ एग्जैक्टली मेरे साथ वो ये था, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। आज गवर्नर साहब आए, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, हनीफ मोहम्मद साहब को याद कर रहे हैं, आपको क्या फीलिंग क्या आती है, कैसा लग रहा है आपको कि आज भी 10 साल हो गए इनके इंतकाल हो गए, लोग आज भी हनीफ मोहम्मद साहब को नहीं भूले? मैं ना बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उनको नाम दिया और आज भी वो कायम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्राउडनेस की बात है। और हम लोग तो कभी भूलते ही नहीं ना, इवन जो हमारे लोग आते थे या जानने वाले या रिश्तेदार, तो उनके लिए भी सेम बात है। 10 साल ज़रूर हो गए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बस 10 मिनट भी नहीं हुए। अल्लाह का बहुत एहसान है और बहुत मोहब्बत उनसे इस तरह की थी। ज़ाहिर है उन्होंने हमारा ब्रॉटअप ऐसे किया, चीज़ें हर चीज़ हमारे को इस तरह करके रखी कि ज़रा भी ऐसा नहीं होता कि वो नहीं है। हाँ, जब नहीं होती तो हम सोचते हैं नहीं दादा नहीं है, तो दिल में ऐसे हैं कि जैसे अभी इधर हैं, बस वो कहीं गए हुए। अच्छा, आप अली रज़ा नाम ले रही हैं बार बार? हनी दादा, मेरा बेटा था छोटा, सॉरी मुझे इतना यूज्ड हूँ ये लफ्ज़ बोलने का, तो वो ना हनीफ मोहम्मद थे, तो वो हनी बोलता था कि हनीफ को हनी, तो वो दादा बोलता था, तो बस वो प्यार से फिर हम सब उनको हनी दादा ही बोलने लग गए। तो वो इतना, सॉरी मेरी ज़ुबान पे इतना ज़्यादा है। लेकिन वो दुख भी है, खैर अभी मैं जब शुएब भाई का इंटरव्यू कर रहा था उस वक्त भी मैंने कहा कि आपके बेटे का जो है वो भी एक बड़ा, एक अफसोसनाक, इतना प्यारा बच्चा माशाल्लाह, नागहान एक छोटा सा एक हादसा घर में ही हुआ और उसके बाद नहीं रहा। तो बस वो जो है शायद डैडी के लिए पहले से भेजना होगा अल्लाह ताला ने उनको, कि वहाँ भी तो कोई होना चाहिए था ना उनको सपोर्ट। तो उनका प्यार बहुत ज़्यादा था आपस में। तो मैं शुएब से अक्सर ही हम लोग बैठे, दोनों ऐसा लगता है कि नहीं गए, बस वो इधर ही कहीं हैं, बस अभी बात उनसे नहीं हो रही है।
तो एग्जैक्टली यही फीलिंग है हमारे। सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। मिसेस शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम सब हनीफ मोहम्मद साहब को एज ए क्रिकेटर, एज ए लेजेंडरी प्लेयर याद कर रहे हैं, लेकिन एज ए फादर फिगर जो तस्करा किया आपने सुना कि कितनी शफकत के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ जो है वो एक बेटी ने अपने बाप को ट्रिब्यूट पेश किया। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपको बहुत ही सीनियर एंड सीजन वेटरन लग रहे होंगे, लेकिन ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़े अनमिट इनके नकूश हैं, क्योंकि वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट पे नज़र रखते हैं, वो इस नाम को बखूबी जानते होंगे। जाहिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिद अहमद साहब वो शख्सियत हैं कि आप सब आज बात करते हैं, आप सब ये जानते हैं कि दिलशान स्कूप की बात करते हैं, लेकिन दिलशान तिलका रखने से भी कहीं पहले मुश्ताक मोहम्मद साहब और फिर जाहिद अहमद साहब ये स्ट्रोक का खेलने के लिए जाने जाते थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जैसी मजबूत टीम को एक तवील अरसे तक रिप्रेजेंट किया और एक ऐसी टीम को रिप्रेजेंट किया जहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर बाहर बैठे होते थे और जाहिद अहमद साहब खेल रहे होते थे। जाहिद भाई को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, साने मालिक। जाहिद भाई, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, लेकिन थोड़ा मीडिया से आप दूर दूर हैं, क्या वजह क्या है इसकी? असल में मीडिया से दूर रहने की वजह कोई भी नहीं है, बस ये है कि अल्लाह ने तौफीक दी है थोड़ी सी, तो हम दूसरे कामों में लग गए हैं। लेकिन ये कि क्रिकेट ज़रूर एक शौक़ है, ज़ावत है, एक टाइम गुजारा है, लेकिन ये कि कभी कभार मैच भी हम देखते रहते हैं जो हैं। लेकिन अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, इतनी क्रिकेट हो गई है कि अब ज़ावत है इंसान के पास, और फिर हालात ऐसे हैं कि इंसान और कामों में बिजी रहता है। आपने तो उस दौर में क्रिकेट खेली है कि अगर आप इस दौर में होते तो किसी भी फ्रेंचाइज का, किसी भी लीग क्रिकेट का बड़ा हॉट केक होते, ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, उतने अच्छे बैट्समैन और उतने ही चाबुक दस्ता फील्डर भी थे। आज हनीफ मोहम्मद साहब को हम सब यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपने बड़ा अरसा भी गुजारा होगा उनके साथ, आपने काफ़ी देखा भी होगा, क्या कहेंगे इस हनीफ मोहम्मद साहब के हवाले से? हनीफ साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है, लेकिन ये कि हमने तो बचपन से उनके साथ टाइम गुजारा। जब मेरी तकरीबन 16-17 साल की उम्र थी तो मैंने पीआई कोर्स ज्वाइन की थी। तो और आपको मैं एक रिकॉर्ड ही बताऊं कि जब हनीफ साहब ने कोर्स बनाई थी पीआई कोर्स, तो उसमें जो 16 लड़के थे, तो तकरीबन उसमें से 16 में से 15 लड़कों ने जो है यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली सब ने, और जिसमें शुएब मोहम्मद, राशिद खान, ये मैं उस टीम में शुएब मोहम्मद, आप थे, रिजवान उज़्ज़मा भी आई थिंक थे, जुमान भी थे, अली दिलपत थे, यानी ये जावेद कुरैशी यानी थे ये। तो ये कि उस दौर में क्रिकेट ज़ाबत बेसिक पे खेली जाती थी। वहाँ उस वक़्त ये क्रॉस शॉट इस टाइप की चीज़ थी, बुक वाली क्रिकेट थी। तो ये कि उस वक़्त ये भी था कि जब हनीफ मोहम्मद साहब सामने बैठे हुए होते थे तो उस वक़्त गलती की गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन क्या था, उनकी बातें इतनी ज़बरदस्त होती थी कि उन बातों का हमें इतना फ़ायदा हुआ था, इतना फ़ायदा हुआ था, और वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। और उनकी एक क्वालिटी ये थी जो मैंने देखी कि वो बाहर बैठ के भी बॉलर से आउट करवाते थे, कि जब यानी वाटर होता था या लंच होता था तो फिर वो बताते कि इस तरीके से करो, ये फील्डर लो। तो ये कि उनकी क्रिकेट की नॉलेज बहुत थी। अच्छा, अभी आपने कहा कि क्रॉस शॉट नहीं खेलते थे, कॉपी बुक मैनुअल का कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेलते थे। ये दिलशन स्कूप जो अभी मशहूर हुआ, इसके पहले मुश्ताक मोहम्मद साहब ने भी खेला, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इस स्ट्रोक को बहुत डोमेस्टिक में आपने बहुत खेला। तो जब आप इस तरह के स्ट्रोक खेलते थे, पहले तो ये स्ट्रोक आपके जहन में आया कैसे, और दूसरी बात जब आप खेलते थे तो क्या आपको सीनियर प्लेयर से डांट पड़ती थी इस पर? असल में उस वक़्त क्लब क्रिकेट होती थी, और क्लब क्रिकेट में सर्कल का कोई नहीं था, सब बाउंड्रियों पे होते थे। एक सिर्फ गैप मिलता था जो विकेट कीपर के पीछे होता था, जो बड़ा गैप मिलता था। तो वो क्लब, मैंने ये स्टार्ट किया था क्लब क्रिकेट से, कि क्लब क्रिकेट में मैंने इसकी प्रैक्टिस की और अच्छी खासी पक्का हुआ। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने, मुझे याद है, आई रिमेंबर कि अगेंस्ट नज़ीर जूनियर ऑफिस, मेरा एक बहुत बड़ा नाम था, तो उनको मैंने ये शॉट खेला। आप यकीन करें, वो शॉट खेला, चौका मारा, तो नज़ीर जूनियर मुझे पहले बड़ी देर तक देखता रहा। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने बाहर आके डांट भी सुनी कि तुम्हें क्या गलत शॉट खेल लिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस शॉट की प्रैक्टिस आपने बख्तियारी यूथ सेंटर का जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा की। वहाँ पे की है, वहाँ पे जब मोइन खान होता था वो भी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस वहीं करते थे वो सब, और हम भी वहीं पे यानी प्रैक्टिस करते थे। 1-2 ही ग्राउंड थे उसका, ग्रासी या वैसे, तो वहाँ जाके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो ये उसमें ज़ाबत फिर ये एक हुआ, तो फिर पीआई में खेलने लगा। फिर हनीफ साहब ने मुझे समझाया भी, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि ये शॉट वाकई बड़ा वो है, तो फिर उन्होंने मुझे
इस पे मनाने की। जैद भाई कुछ रिग्रेट होता है कि जितनी आप में सलाहियतें थीं, क्योंकि उस वक्त इकबाल कासिम साहब का तूती बोल रहा था, अब्दुल रकीब साहब को भी इतना खेलने का मौका नहीं मिला, आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट की इतनी अलग अलग टीमें नहीं बनती थी। अगर बनती तो शायद आप ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा थे स्पिनर्स में रकीब सर भी होते थे और इकबाल कासिम थे, फिर कादिर भाई थे, तो उस वक्त यानी जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उस दौर में मैं तकरीबन 3 सीज़न में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रहा था, एक में बेस्ट बैट्समैन रहा था, एक में बेस्ट ऑलराउंडर रहा था मैं। तो ये कि मेरी परफॉर्मेंस यानी 100% थी। लेकिन क्या था कि ज़ाबत वो इतने मजबूत खिलाड़ी थे, तीनों स्पिनर ये थे, तो उस वक्त ज़ाबत चांस का इतना मौका मुझे नहीं मिल सका। चांस नहीं मिल सका, लेकिन जहां इनको चांस मिला वहाँ इन्होंने दूसरों का चांस जो है ना वो ख़राब कर दिया। या आप इनको देख रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी गुडी गुडी बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये वो शख्सियत हैं कि जनाब कि जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अगर कोई पहली मरतबा ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड आउट हुआ है तो वो इन्हीं साहब की बदौलत आउट हुए हैं। रमीज़ राजा साहब को इन्होंने ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड जो है, ये क्या वाक़या था कि रमीज़ राजा 100 के लिए दूसरा रन ले रहे हैं और आप जो है वो भागे नहीं, अपनी जगह पे खड़े हो गए? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर था, टीवी का प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, ये क्या था? देखिए नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ाबत एक प्रेशर तो होता है एक नए खिलाड़ी के लिए, जब कैमरे लगे हुए हों और क्राउड हो, जबकि हम तो इस चीज़ के यूज़ होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल क्रिकेट की बात डिफरेंट होती है। देखिए ये है कि रमीज़ तो खैर मेरा बहुत अच्छे दोस्तों में से है, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है अपने अंडर 19 के टाइम पे। लेकिन ये कि उस वक़्त जो है ज़ाबत टाइम ऐसा था, हमारी डिस्कशन भी नहीं थी और उस वक़्त ये सोच भी नहीं होती थी कि क्या है, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल में सेकंड दूसरा मैच था, तो पहला रन लिया तेज़ ही था, लेकिन जब दूसरे रन के लिए मैं मुड़ा था तो उस वक़्त फेयर ब्रदर जो वो था फास्ट बॉलर, उसने थ्रो की थी बाउंड्री से। नहीं फेयर ब्रदर नहीं, फॉस्टर, सॉरी फॉस्टर, नील फॉस्टर। तो यानी थ्रो जब मैं मुड़ा था, जब उस वक़्त थ्रो कीपर के हाथ में आ चुकी थी और रमीज़ बेचारा आधी विकेट पे आ चुका था। उसके बाद हुआ गया फिर? उसके बाद वो कहते हैं ना, अमिताभ ने कहा उससे आगे की दास्तां आप मुझसे सुन, उसके आगे फिर बताए क्या हुआ? कोई कुछ भी नहीं हुआ, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और ड्रेसिंग रूम में हम बिल्कुल सही थे। बाद में अगर उसने पीछे कोई बात की हो, लेकिन ये कि ऐसी कोई बात ना उसने मुझसे की ना कभी, और अभी कभी हम कहीं मिलते हैं तो इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होता। अभी मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट को देख के क्या सोच आती है? अब तो खैर क्रिकेट बहुत हाई वो हो गई है और फाइनेंशियली भी बहुत वो हो गई है, और ज़ाबत क्रिकेट में चाम पैदा हो गया है। और ये है कि अब ज़ाबत हर इंसान सोचता है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमने क्रिकेट खेली है ना, वो क्रिकेट इजी नहीं थी, वो टफ क्रिकेट थी। अब तो ज़ाबत ये है कि आप उल्टा सीधा जो भी शॉट मार लो वो चलता है मामले में, लेकिन उस वक़्त गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर मैं 80 भी करता था और आउट होके जाता था तो मैं पूरे इस ग्राउंड में अपना ड्रेसिंग रूम तक जाने तक मैं ये सोचा था कि हनी मोहम्मद को मैंने जवाब क्या देना है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस फील करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को क्लेम करता हूँ कि मैं डोमेस्टिक का ग्रास रूट का एंकर हूँ। और मैं कभी, आप यकीन करें, मैं ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ कि जब मैं इन जैसी कदावर शख्सियत के साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि जब ये खेलते तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इनके पास इस तरह खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब इन जैसी कदावर शख्सियत के साथ हम खड़े होते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा ब्लेस फील करते हैं। और ये GTV का हम पे का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी इनायत है कि इन जैसे लेजेंड के साथ, मैं तो इनको लेजेंड ही कहूँगा क्योंकि इनको हमने खेलते हुए देखा है, कि इनके साथ हम इस माइक्रोफोन को और इस कैमरे को शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम जिस तरह हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मौजूद हैं हनीफ मोहम्मद साहब की 10वीं बरसी के इस मौके पर, और बड़ी तादाद में यहाँ पे हनीफ मोहम्मद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लोग मौजूद हैं। आज उनकी बरसी को यहाँ पे मना रहे हैं और हम सब दुआ गो हैं कि आज के दिन की मुनासबत से कि अल्लाह ताला हनीफ मोहम्मद साहब के दर्जात बुलंद फरमाएँ, उनकी मग़फ़रत फरमाएँ, उनकी आगे की मनाजिल जो है वो आसान फरमाएँ। और जब जब मोहम्मद फैमिली का नाम होगा तो एक ऐसी शख्सियत का नाम ज़रूर होगा कि जिन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब को जो है उन्होंने आउट किया। उसके बाद उनकी जो वालदा थी वो उनसे नाराज़ भी रही
नहीं और काफ़ी दिनों तक उनसे बात भी नहीं की है। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, और ये वो नाम है जो पाकिस्तान के जो पहला वनडे मैच था उसमें अगर चंद लोगों को जो है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला तो उसमें सादिक मोहम्मद साहब का भी नाम शामिल था। सादिक भाई को शो में खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान के कैरी पैगर हैं, पाकिस्तान में कलर क्लॉथिंग, पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट लाने वाले सादिक मोहम्मद साहब हैं। बहुत खिदमात हैं क्रिकेट से हट के भी सादिक मोहम्मद साहब की क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने के हवाले से शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सादिक भाई, आपने तो बड़ा अरसा गुजारा नहीं मोहम्मद साहब के साथ, तीनों भाई एक साथ टेस्ट मैच में खेले, फर्स्ट क्लास में एक साथ खेले, अगेंस्ट भी आप एक साथ खेले। आज के दिन की मुनासबत से हनीफ मोहम्मद साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनके सगीर कबीर गुनाहों को माफ़ फरमाए। और जिस तरीके से यहाँ पे आज सब उनकी ताज़ियत के लिए आए हैं तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से भी हनीफ मोहम्मद को याद करते हैं तो उनकी जो कारनामे क्रिकेट के अंदर उन्होंने दिए हैं वो वाकई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर उनके करीब नहीं पहुंचता। अच्छा, यादें क्या हैं आपकी एज ए बड़े भाई? क्या यादें हैं? एज ए बड़े भाई ज़्यादा वो सख्त थे, एज ए कैप्टन ज़्यादा सख्त थे, या एज ए मैंटोर हनीफ मोहम्मद साहब? तीन मुख्तलिफ उनकी शख्सियात हैं जिनका आपके साथ गुजारा हुआ उनका, जो आपने उनको देखा है। नहीं ऐसे मतलब कि वो इतना सख्त तो नहीं थे मगर वो उनका कहने का अंदाज़ जो था उसमें पता लगता था कि व्हाट ही एक्चुअली मेंट। और जिस तरीके से वो समझाते थे और कोई गलतियों को ठीक करने के लिए बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट लफ्ज़ों के अंदर वो बता देते जो कि बहुत अहमियत रखती थी उनकी जो भी एडवाइस होती थी। तो उसी की वजह से मैं भी उतना बड़ा प्लेयर बना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपने टेस्ट मैच का आगाज़ जो है वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर के साथ शुरू किया। और मैं और मेरी फैमिली और हमारे जितने भाई हैं, शुएब है, ये सब जब हम फ़ख्र फील करते हैं। अच्छा साहिब, वो क्या वाक़या था कि जब आपकी मदर आपसे नाराज़ हो गई, हनीफ साहब की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो सकी? नहीं, वो तो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में ऐसा हुआ कि हनी भाई बहुत ऊंचे ऊंचे शॉट खेले थे और जो लॉन्ग ऑन पे जो लॉन्ग ऑफ पे जो प्लेयर खड़ा हुआ था वो उनके 2-3 कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिए। फिर उनको चेंज करके मैं गया और फिर मैंने वो कैच किया। तो काफ़ी उस पर नाराज़गी ये हुई कि हनीफ से पूछा हमारी अम्मी ने कि भाई क्या हुआ कि आज तुमने कितने रन किए? बोले मेरे 200 में 2 कम थे और सादिक ने जाके कैच पकड़ लिया मेरा। तो ये उसके बाद उन्होंने 2 दिन तक मेरे से बात नहीं की। तो सादिक भाई, कभी ऐसा हुआ कि जैसा आप खेल रहे हो और आप कभी सेंचुरी के करीब हो और हनीफ मोहम्मद साहब ने जो है वो फील्ड टाइट कर दी हो, या ऐसा हुआ हो कि आपके लिए मुश्किलात कभी कर दी हो? नहीं, बिल्कुल हुआ है कि एक मैच के अंदर कराची क्रिकेट एसोसिएशन और पाकिस्तान PIA के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था और मैं 96 पे बैटिंग कर रहा था। जब उन्होंने कुछ फील्डिंग चेंजेस की और बॉलर को जाके बताया कि किस तरीके से बॉल करना है और ये वहीं शॉट खेलेगा, और उसी तरीके से हुआ कि आउटसाइड द ऑफ स्टम्प जो शॉट था और वो वहाँ पे मुश्ताक को खड़ा किया हुआ था उन्होंने। तो मैंने जब शॉट खेला वो गली के अंदर काफ़ी तेज़ शॉट था और मुश्ताक के सीधे हाथ में गया और वो 98 पे फिर मैं आउट हुआ। तो वो भी उसकी वजह से मुश्ताक और हनीफ से काफ़ी नाराज़गी रही उनकी। सादिक भाई, आपका इंग्लैंड में बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रेसिव आपका रिकॉर्ड रहा है और मैंने आपके वो मैचेस देखे हैं जहाँ पे आपने माइक हेनरी को, बॉब विलिस को आपने खेला नहीं है बल्कि झेला है। मुश्किल कंडीशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन काफ़ी मुश्किल, बॉल बड़ा तेज़ है वहाँ पे, सीम और स्विंग हो रहा है वहाँ पे। सादिक भाई नए बॉल से उन जब बॉलर्स को उन कंडीशंस में खेल रहे होते थे। अभी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई है, क्या इम्कानात क्या हैं पाकिस्तान टीम के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ का वेदर आजकल बहुत ही हॉट है और जितनी भी पिचेस वगैरह जो हैं, जितना उनको पानी आम दिनों में मिलता था और ग्राउंड को या पिचेस को, वो उसके अंदर अब मॉइस्चर काफ़ी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये जाएंगे और वेदर इसी तरीके से रहा उनके में टेस्ट सीरीज शुरू होने तक तो पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचेस हमारे टॉप 5 बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छा खेला और मैच को
जो जीता हुआ मैच था वो भी जीतना था, जो हार गए वो, और जो जीता है वो भी बहुत कमाल की इनिंग वगैरह। बाबर आजम की तो हमने बात की है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अभी 160 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और सादिक भाई यहाँ मौजूद हैं तो मुझे वज़ीर मोहम्मद साहब का वो रिकॉर्ड याद आ गया कि इसी पोर्ट ऑफ स्पेन में 1958 में वज़ीर मोहम्मद साहब ने 150 प्लस रन की इनिंग खेली। और उसके बाद 1977 में इनके ओपनिंग पार्टनर माजिद खान साहब ने वेस्ट इंडीज़ में जो है वो 150 रन की 167 रन की इनिंग खेली और 150 प्लस रन की इनिंग थी। 49 साल के बाद अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो पाकिस्तान की जानिब से 150 रन प्लस की इनिंग खेली। वज़ीर मोहम्मद साहब को इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता जितना आप तीनों भाइयों को दिया जाता है, लेकिन ये जो इनिंग है पोर्ट ऑफ स्पेन में 150 प्लस की इनिंग, ये बड़ी एक ज़बरदस्त इनिंग थी। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी। और उन्होंने 189 किए थे मेरे ख्याल से, या 197 किए थे। तो उन्होंने जिस तरीके से वो इनिंग खेली थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान हारा था, और जिस तरीके से उन्होंने जाके वहाँ पे नंबर 6 के ऊपर 197 करना बहुत बड़ी बात है यहाँ। तो आई थिंक कि उनकी बहुत सारी पार्टनरशिप भी होती रही। मेरे ख्याल से 197 नहीं थे, 97 थे मेरे ख्याल से। तो उसके ऊपर बहुत पार्टनरशिप भी रही उनकी। तो मैचेस उन्होंने बचाए, जिस तरह मैंने यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 98 रन करके मैंने बचाया। तो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा सादिक भाई, 14 अगस्त का भी जश्न आज़ादी भी हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज हनी मोहम्मद साहब की बरसी भी है। पाकिस्तान के लिए इस फैमिली की बड़ी खिदमत हैं। यौम आज़ादी के हवाले से कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहें मोहम्मद फैमिली की जानिब से? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हमें जो मिला है कायद आज़म की तरफ की वजह से, तो आई थिंक के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको इसको ज़ोर और शौक़ से मनाना चाहिए। और जितनी भी पाकिस्तान की के लिए अच्छे अल्फाजों के अंदर उसको बयान करें, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। सादिक भाई, प्रोग्राम तो मैं वाइंड अप कर चुका था, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन जो भी मेरे जहन में आया। हनीफ मोहम्मद साहब पाकिस्तान के ज़बरदस्त कैप्टन, मुश्ताक मोहम्मद साहब जैसा तो कैप्टन आज भी लोग ढूंढते हैं, कप्तानों के कप्तान हैं मुश्ताक मोहम्मद साहब। कोई रिग्रेट है कि सादिक मोहम्मद साहब कप्तानी नहीं कर सके पाकिस्तान की? हाँ, रिग्रेट तो है। मैं समझता हूँ कि वसीम बारी जिस वक्त कप्तान हुए और पाकिस्तान की आधी टीम जो वहाँ चली गई थी कैरी पैकर में, तो उस वक्त मुझे अगर वो कप्तान नहीं तो वाइस कैप्टन के उसके ऊपर रखना चाहिए था, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। राइट, और ये अफसोस हमें भी है क्योंकि जब हम इस फैमिली को देखते हैं, हनी मोहम्मद साहब की कप्तानी की सलाहियतें, फिर उन्होंने वो ट्रांसफ़र की मुश्ताक मोहम्मद साहब में, और सादिक मोहम्मद साहब क्यों कप्तान नहीं बन सके। आज आपने शिकवा भी सुन लिया कि सादिक मोहम्मद साहब उस वक्त डिज़र्व करते थे। इंग्लैंड का टूर था जब वसीम बारी साहब कप्तान बने, और लियाकत अली और बहुत सारे प्लेयर्स का वहाँ पर डेब्यू भी हुआ उस सीरीज़ में, लेकिन सादिक मोहम्मद साहब को कप्तानी का मौका नहीं दिया गया। तो ये हमारी आज की कोशिश काविश थी हनी मोहम्मद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से, कि जहाँ पर ना सिर्फ हनीफ मोहम्मद साहब के हवाले से हमने गुफ्तगू की, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी गुफ्तगू की। गवर्नर सिंह जनाब निहाल हाशमी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने भी हनीफ मोहम्मद साहब के लिए जो है वो ख्यालात का इजहार किया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई। तो हमारी जो दावा होता है और हमारा जो आपसे वादा होता है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि जी स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से, GTV के इस चैनल के तवस्सुत से आप तक अपने हीरोज़ की जो है वो मेमोरीज़ पहुँचाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, और प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा